हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में। दोस्तों आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ये अपना यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है, जिसे ग्रामीण परिवेश कहते हैं या ग्रामीण विकास भी कहते हैं, ग्राम्य समाज भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं जो भी आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के पूछे गए हैं, चाहे वो राजस्व लेखपाल हो, चाहे चकबंदी लेखपाल हो, चाहे ठीक है कानून गो का भी हुआ था एक बार तो उसका हो। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि स्वदेशी हल है, इसमें से स्वदेशी हल क्या है आपको बताना है। तो स्वदेशी हल एक प्राथमिक जुताई का एक उपकरण है। ठीक है, ये जो स्वदेशी हल ये प्राथमिक जुताई के उपकरण में आता है। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन भी दिया हुआ है इसका। देखिए, स्वदेशी हल जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है जिसकी सहायता से बीजों की बुआई करने में पूर्व भूमि तैयार की जाती है। पूर्व भूमि यानी बुआई करने से पहले जो खेत जोता जाता है उसकी तैयारी की जाती है। यह हल सबसे प्राचीन है, हालांकि अब स्वदेशी हल का उपयोग बहुत कम किया जाता है। स्वदेशी हल का स्थान विभिन्न प्रकार की आधुनिक मशीनों ने ले लिया है, जैसे कि कल्टीवेटर होता है या रोटावेटर होता है, इन सब प्रकार के। ठीक है, ईख की अदसाली किस्म की फसल अवधि क्या है। ठीक है, तो इसकी अवधि होती है 18 माह। ठीक है, 18 माह ये जो प्रकार की ईख है या अदसाली ईख यानी गन्ना होता है, जो ये मुख्यतः महाराष्ट्र में बोया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है। भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप और कुओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है, नलकूप और कुओं द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है। ठीक है, वृक्ष वाला सब्जी कौन सा है, तो करी पत्ता। ये आप जानते होंगे, इसका एक पेड़ होता है पूरा, उसका पत्ता हम लोग खाते हैं। ठीक है, करी पत्ता जानते होंगे, मसाले के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक उष्णकटिबंधीय वृक्षीय सब्जी है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तेज हवा की गति कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि तेज हवा की गति कितनी होती है। तो तेज हवा की गति कितना होता है, 30 मील प्रति घंटा से अधिक होता है या 30 मील प्रति घंटा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका और भी किलोमीटर में, जैसे ट्यूफोर्ट पैमाने के अनुसार तेज हवा की गति 30 मील प्रति घंटा या 41 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, या 22 से 27 समुद्री मील होती है। ठीक है, भारत में कुल कितने गांव हैं। तो भारत में 6,40,930 गांव हैं। ऑप्शन सी राइट है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, हालांकि अभी नया जो है सेंसस उसका आंकड़ा कोई आया नहीं है, तो तब तक के लिए हम यही मानेंगे। ठीक है, फिर है भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों की बिजली सुलभ है। ठीक है, तो ये 56% जो ग्रामीण घरों की बिजली है वो एकदम सुलभ है। ठीक है, इसकी जो योजनाएं हैं बिजली से संबंधित यहाँ नीचे लिखा हुआ है। भारत में लगभग 56% ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है। सरकार की महत्वाकांक्षी बिजली घर योजना तथा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य 100% घरों को बिजली की आपूर्ति प्रदान करना है। ठीक है, एक है सौभाग्य हर घर बिजली योजना भी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था, तो वो भी बिजली से संबंधित है। ठीक है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य क्या है। तो इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, कंपनियों पर डिपेंड करता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल पूछ लेता है, तो इसका इस्तेमाल पहले मुख्यतः गांव में जो है प्रकाश के लिए किया जाता था। ठीक है, और भोजन पकाने के लिए भी किया जाता है, और इसकी प्राप्ति पेट्रोलियम पदार्थ से होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर है जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है। ठीक है, तो ग्रामीण भारत में कितना है, 83.3 करोड़ लोग हैं। ठीक है, जो कि 68.8% आता है पूरी जनगणना यानी पूरी जनसंख्या का, भारत की पूरी जनसंख्या का। ठीक है, ये 68.8% आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 68.8% अर्थात 83.3 करोड़ की आबादी गांव में रहती है, तथा 31.16% अर्थात 37.7 करोड़ आबादी शहर में रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला देखते हैं बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है। तो सबसे प्रचलित सिंचाई का स्रोत कौन सा है। ठीक है, तो ट्यूबवेल है।
ट्यूबवेल आप लोग जानते होंगे पूरे इंडिया में हर जगह जगह पर ट्यूबवेल बना हुआ है। सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल और कुआं से ही सिंचाई होती है भारत में, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि कितना परसेंट जो कृषि क्षेत्र है वो जो नलकूप से सिंचित है, तो ये 45% जो है वो नलकूप से सिंचित है। नलकूप लिख देता है या ट्यूबवेल लिख देता है, बात एक ही है, ठीक है। फिर है ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेट की बिक्री होती है, ठीक है। तो ये 44% होती है टीवी की बिक्री होती है जो ग्रामीण भारत में, ठीक है। और टीवी, ये रंगीन टीवी यानी कलर टीवी जो होता है, ये कब से शुरू हुआ था? 1982 से शुरू हुआ था और इसका आविष्कार जेल बेर्ड ने किया था, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किस विशेष फसलों के लिए है, ठीक है। तो हरित क्रांति किसके लिए था? ये मुख्यतः गेहूं और चावल के लिए था, ठीक है। तो ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसके बारे में कुछ आप हरित क्रांति के बारे में जान लें। यहाँ पे है, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान गेहूं और चावल फसलों के लिए है। भारत हरित क्रांति के प्रभाव के कारण गेहूं के आयातक से निर्यातक देश बन सका। गेहूं के मुकाबले चावल की खेती पर हरित क्रांति का प्रभाव कम पड़ा है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है। अब पूछ ले कि कब शुरू हुआ था ये हरित क्रांति, तो ये 1966 से 67 के बीच में हुआ था। इससे पहले एक अकाल पड़ा था, जब बारिश नहीं हुई थी तो अनाज की कमी हो गई थी हमारे देश में। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि अगर कहीं भी थोड़ा भी ज़मीन है तो वहाँ पे गेहूँ बो दो, ठीक है। और लोगों से कहा था कि आप 1 जून का खाना कम खाएंगे, दिन में केवल एक बार ही खाना खाएंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति आ गई थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, और जो ये एम एस स्वामीनाथन हैं इसके प्रवर्तक माने जाते हैं हरित क्रांति के, ठीक। अगला देखते हैं कि ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है, तो ये रसल वाइपर है, ठीक है। और सबसे जहरीला भी होता है ये। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रसल वाइपर, ठीक है। यहाँ इसके बारे में दिया हुआ है, भारत के सभी सांपों में से सर्वाधिक विषैला सर्प रसल वाइपर है। ग्रामीण भारत में सर्प की रसल वाइपर प्रजाति अधिक संकटापन्न है, ठीक है। और किंग कोबरा तो आप देखते ही होंगे, गांव में निकल आता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये रसल वाइपर बहुत कम ही दिखाई देता होगा आप लोग को, ठीक है। फिर अधिया और बटाई शब्द का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है, ठीक है। तो अधिया क्या होता था? ये फसल की साझेदारी भी होती है और कृषि कार्य बैठक के लिए भी होता है। तो ऑप्शन सी और डी जब दोनों सही है तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी बी और सी दोनों सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अधिया, अच्छा अधिया और ये क्या होता था? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अधिया और बटाई शब्द का प्रयोग फसल की साझेदारी और कृषि कार्य की बैठक में किया जाता था। फसल को आपस में बांटना अधिया होता है, जबकि बटाई में खेत को ठेके पर दे दिया जाता है, ठीक है। ठेके पर कैसे? यानी जैसे दे दिया जाएगा कि साल भर के लिए दे दिया जाएगा किसी को, और उससे जिसका खेत है वो कहेगा कि मुझे 1 साल का इतना रुपया चाहिए, ठीक है। अब तुम उसमें मर्जी जो उगाओ 1 साल तक, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये होता था खेत को जो ठेके पर देते थे बटाई में, ठीक। अगला देखते हैं, सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? तो सिराजी और बसरा क्या है? ये कबूतर की जो है वो उत्तम प्रजातियां हैं, ठीक है, सिराजी और बसरा। फिर है नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है, ठीक है। तो भारत में सबसे अच्छा मिट्टी माना जाता है वो जलोढ़ मिट्टी है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? जो नदी द्वारा जो सेडिमेंट्स लेकर आते हैं वो बहुत ही उपजाऊ होता है, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए कि ये कोई नदी है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये कोई नदी है, ये नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है यहाँ पे। तो जो इसके किनारे वाला जब बाढ़ आता है तो ये सेडिमेंट्स लेकर आती है, यानी अवसाद लेकर आती है। तो जैसे नदी अपना पानी बाहर फेंकती है तो उसके साथ में बगल बगल में इसके किनारे किनारे पे जो बाहरी मिट्टी रहता है, सेडिमेंट्स, वो जम जाता है और ये बहुत ही उपजाऊ होता है, ठीक है। तो इसको खादर भी बोल देते हैं। और जो इसके दूर क्षेत्र होता है यहाँ पे, ये बांगर होता है, यानी इसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है ये इधर से यहाँ पे। लेकिन जो ये पास वाला एरिया होता है ये खादर होता है, ठीक है। ये बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक। अगला देखते हैं, फिर है आंधी में हवा की गति कितनी होती है? तो आंधी में कितना होता है? 80 मील प्रति घंटा से अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका, कि आंधी में 80 मील प्रति घंटा से अधिक होती है। यानी ये अगर देखेंगे तो 118 किलोमीटर लगभग हो जाता है ये, अगर प्रति घंटा में देखेंगे तो, ठीक है। फिर भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है। अब आपको यहाँ पे संख्या नहीं दिया हुआ, इस परिप्रेक्ष्य में बताना है कि आबादी या गैर आबादी वाली गाँवों के परिप्रेक्ष्य में बताना है। तो देखिए, आबादी वाले, आप अगर गांव से होंगे तो आपको ही पता होगा, अगर आपके यहाँ का कोई प्रधान होगा तो जैसे वो एक ग्राम पंचायत का प्रधान होगा, ठीक है। लेकिन कई गांव होंगे, ठीक है, आपके ही
तरह की और भी कोई बगल का गांव भी होगा, उसका भी प्रधान एक ही वही होगा, और वही और दूसरे 3-4 गांव का एक ही प्रधान होता है। ठीक है, तो ग्रामीण यानी गांव तो बहुत है, लेकिन वो गैर आबादी वाले गांव हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए किसी भी जो गांव है उसको ग्राम पंचायत वहाँ पे बनाने के लिए क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि वहाँ पे जो है 1000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, और 5000 से कम होनी चाहिए। तो अभी आप देखेंगे वर्तमान में तो आपको उसकी जनसंख्या बहुत होगी, लेकिन जब ये हुआ था, इसका होता है परिसीमन आयोग जब होता है चुनाव से पहले। ठीक है, तो वो जब उस समय उसने जब अपना जो है समीक्षा की होगी, तब वहाँ पे ये क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा होगा, तब उसने एक कर दिया होगा, 3-4 गाँव को मिलाकर एक ग्राम सभा गठित कर दी थी। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इसको समझ लेंगे तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा राइट होगा, कि गैर आबादी वाले गाँव से अधिक। ठीक है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है कितनी है, तो गैर आबादी वाले गाँव से अधिक है। ठीक है, गैर आबादी वाले गाँव से अधिक ग्राम पंचायत है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे इसके बारे में भी मतलब इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है कि भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है। भारत में लगभग 2.50 लाख ग्राम पंचायत हैं। लगभग 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायत को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, ग्राम यानी गाँव होता है, सबसे छोटी इकाई वो गाँव होता है। ठीक है, और अगर पूछता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई, तो वो परिवार होता है। ठीक, फिर है गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके लिए, किसके संवर्धन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो गूटी क्या होता है, लीची के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, गूटी का संवर्धन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लीची के संवर्धन में गूटी का प्रयोग आमतौर पर लीची को बोने के लिए प्रयोग किया जाता है। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर एक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये शिमला में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में है केंद्रीय आलू जो अनुसंधान है, यहाँ पे है। और 1945 में इसको वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, केंद्रीय आलू अनुसंधान की। और आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो ये तना खाने योग्य है, आप ध्यान रखेंगे। और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अग्रणी है। ठीक है, हालांकि कंजम्पशन भी उतना ही ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, आम के लिए प्रसिद्ध है। आपने सुना होगा मलिहाबादी आम। ठीक है, ये दशहरी आम बोलते हैं, लखनऊ के पास में ही पड़ता है ये। जब आप बरेली के साइड में जाते हैं लखनऊ से, ठीक है, तो वहीं पे पड़ता है ये मलिहाबाद। ठीक है, फिर पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है, तो ये किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे टमाटर अगर पूछता कि लाल किसके वजह से होता है, तो लाइकोपीन की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे उस तरह से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें। देखिए ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है उसको क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण होता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो ग्रीन होता है, ठीक है, ग्रीन कलर होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट जो प्रकाश संश्लेषण में इसका बहुत अहम भूमिका होती है। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है, ये कोई भी जो पेड़ है या कुछ भी उसका कलर है, तो उसके कलर के जो जिम्मेदार है वो क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, कलर रंग के लिए जिम्मेदार जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, पेड़ में 3 ही चीज़ होता है बेसिकली, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है या वही रहता है, या पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है, या कम हो जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जब दूध से क्रीम निकाल लेते हैं तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। देखिए कैसे, जो दूध से आप निकाल लेंगे, जब उसका मक्खन जो होता है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, जो क्रीम निकाल लेते हैं, तो क्रीम क्या पार्टिकल में होते हैं छोटे छोटे, और जब उसमें से पार्टिकल निकाल लिया जाता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है दूध की। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, पीत क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, तो पीत क्रांति यानी पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। तिलहन यानी तेल उत्पादन, जैसे सरसों हुआ, ठीक है, जिससे तेल निकाला जा सके, अलसी हुआ, इन सब ये सब मुख्यतः इसमें जो है, जिस तरह से हरित क्रांति में गेहूं ही प्रभावित हुआ था, उस तरह से इसमें सरसों ज़्यादा प्रभावित हुआ था पीत क्रांति से। ठीक है, तो इसमें पीत क्रांति यानी पीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित हो जाएगी, वो हो जाएगा तिलहन उत्पादन से संबंधित।